बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। बात यहाँ तक आ गई कि अब जजेस भी ख़तों की दावत करने लगे। अब जजेस भी खुल के मैदान में आ रहे हैं और वो शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि हमें धमकियाँ दी जाती हैं, हमारे फैमिलीज़, हमारे दोस्त रिश्तेदारों से हमें मैसेजेस करवाए जाते हैं, हमें हिरासा किया जाता है। किस सिमत हम जा रहे हैं? हुकूमती जो कमेटी है, जस्टिस फ़ायद ईसा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो इस मामले की तहकीकात करेगी, जो कमीशन बनाया गया है वो मनतकी अंजाम तक जाएगा या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर वो जो एक फ़रीक बनाया गया है कि हमें धमकियाँ कहाँ से आ रही हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया है, जो कि एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जजेस और एजेंसीज़ के दरमियान। आज हम इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को आज जो बाइडेन साहब की भी कॉल आ गई और उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई है कि हम खित्ते में हर मुमकिन इक़दाम करने में पाकिस्तान का साथ देंगे। दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात भी चल रहे हैं, उस पर भी बहुत सारे सेनेटर्स मुंतखब होकर आ रहे हैं। नवाब शाह की एक सीट है सर NA 207 की, जिस पे 11 लोगों ने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए, 7 के मुस्तरद हो गए और कुछ लोगों ने अपने फॉर्म वापस ले लिए। चूँकि उस हल्के से इलेक्शन लड़ रही थी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की छोटी साहबजादी, इस वक्त की खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी सियासत में एंट्री कर दी है और मुकाबले में सर कोई नहीं है। ये सिंध में उनकी फ़ैन फॉलोइंग कहें या उनका इक़्तिदार कहें या कि उनकी थाक कहें कि नतीजा आपके सामने है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज बड़े बरहमी का इज़हार किया है कि रेड कारपेट ख़त्म होने चाहिए। जितनी भी गवर्नमेंट की जो डेलीगेशंस आते हैं, रेड कारपेट को ममनू करार दिया गया है कि नहीं बिछेगा, हम ये तज़ीन व आराइश और इस तरह के काम अब नहीं करेंगे। किफ़ायत शारी मुहिम का वो इससे पहले की गवर्नमेंट में भी बता चुके हैं। होगा क्या, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मारूफ जर्नलिस्ट हामिद मीर ने इंकशाफ किया कुछ दिन पहले कि बानी PTI से अपनी ही पार्टी के बहुत सारे लोग मिलने गए और उनमें से बेशतर ने बानी PTI को मशवरा दिया कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ रवाबित कायम करें, मुफाहमत की पॉलिसी पर अमल करें। जिस पर बानी PTI ने कहा मुझे मारना है तो मार दें, मैं मुफाहमत नहीं करूँगा। तो जिस पर उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों की भी बड़ी सरजनिश की है। तो इमरान खान मरना पसंद करेंगे, अभी तक वो उसी ज़िद पे कायम है। तमाम मुद्दे बात करने के लिए मरकज़ी रहनुमा को आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में। बेबाक बोलते हैं, खराब बोलते हैं, बड़ी वसी उनकी एक लेगेसी है, सियासत से बड़ा पुराना वास्ता है आपका। इसरार अहमद अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। बहुत शुक्रिया अब्बासी, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करते हैं ना। जजेस बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। 6 जजेस ने ख़तों की दावत की है। जस्टिस फ़ायद ईसा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि हम तहकीकात करवा के साफ़ और शफाफ तहकीकात और फिर आवाम के आगे लाएंगे। इतना तिलों में तेल है हुकूमत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, हमेशा मैं आपके प्रोग्राम में हाजिर सिर्फ इसलिए होता हूँ कि आप प्रोग्राम का जो मौजू सेलेक्ट करते हैं या जो आपका मवाद होता है वो इतना ऑथेंटिक होता है कि उस पर बात करने का मज़ा आता है। वरना हमारे बहुत से साथी एंकर्स जो हैं वो प्रोग्राम इस तरह कर रहे होते हैं कि उन्होंने वो एक स्लॉट ली होती है और स्लॉट के ऊपर उन्होंने TV पे आना है, उन्होंने क्या बोलना है, बाद में उनको भी नहीं पता वो क्या बोल के चले गए और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। द पॉइंट इज़ दिस कि आपने शुरू किया जजेस से। देखिए, ये पहला इशू नहीं है। आज से कुछ अर्सा पहले शौकत सिद्दीकी साहब एक जज हुआ करते थे इस्लामाबाद के ही हाई कोर्ट के, और उन्होंने बेबाक तरीके से एक स्पीच की जिसमें उन्होंने उन अफराद के नाम लिए जो उन इदारों से वाबस्ता थे। क्योंकि देखिए, आपका पिछला प्रोग्राम भी अगर आप निकाल लें तो मैंने यही कहा था कि इदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। किसी अच्छे बुरे फर्द की वजह से इदारे की नेक नामी पर हमें उंगली नहीं उठानी अच्छे बुरे लोगों की निशानदेही करनी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है, नज़्म ज़ब्त है, दायरा कार हैं, क्राइटेरियाज हैं, ख़तो किताबत है। ये नहीं कि मार्केट में आके आप कहें ये हो गया, फलां हो गया, इसने कर दिया, उसने कर दिया। इससे सिक्योरिटी और जो सीक्रेसी है उसके प्रॉब्लम नहीं होते। अब मैं आपको गुजारिश करूँगा, जब ये सारे मामलात हो रहे थे तो बाकायदा वो चैनल इस्तेमाल किया गया, उन जिम्मेदारान को बताया गया कि आपके इदारे के ये लोग मुलव्विस हैं, लेकिन वो चीज एड्रेस नहीं हुई।
अल्टीमेटली क्या हुआ, गवर्नमेंट एंड हो जाती है। गवर्नमेंट एंड होने के पास आपके पास वो चैनल मौजूद नहीं है जिसपे आप कह सकें। मिसाल के तौर पे आप मुझे प्रोग्राम में बुलाते हैं और मुझसे सवालात करते हैं तो मैं जवाब देता हूँ। अगर किसी दिन मैं आऊं और आप मेरे लिए गेट ही ना खोलें तो मैं आपके सवालात के जवाब कहाँ दूंगा? सही। या मैं आपको अपनी राय का इजहार कैसे करूंगा? बाहर दरवाजे पे चीख के करूंगा? मेरे पास क्या है? जब आप मेरे लिए रास्ते बंद कर देंगे तो मैं अल्टीमेटली कहाँ जाऊंगा? तो पॉइंट ये है कि आप दिन ब दिन उस गहरी खाई की तरफ जा रहे हैं सिर्फ जाती जिद और हटगर्मी की वजह से। आप अपना तो जाती फायदा शायद सोच रहे हो, लेकिन बहसियत कौम और बहसियत पाकिस्तान हम दुनिया में मजाक बन रहे हैं। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर है और पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पे जो फ्रॉड किया गया उसको दुनिया में किसी ने भी तस्लीम नहीं किया। चले जी, हम तो यहाँ बैठे हुए कर लिया तस्लीम सर। बाइडेन ने आज नेक ख्वाहिशत का इजहार कर दिया। आज की बात बता रहा हूँ। आप तो चले दूसरी दुनिया को तो छोड़े ना, अमेरिका एक खित्ते पे एक बड़ी पावर है। तो आपको बाइडेन की कॉल का वो ट्रांसक्रिप्ट आया जो गवर्नमेंट की तरफ से आया ना। आपको पता है बाइडेन ने क्या कहा है? आपको इस बात का पता है? नहीं, बाइडेन ने नेक ख्वाहिशत का इजहार किया, मुझे ये पता है। सर यही कह रहा हूँ, वो वर्जन दे रहे जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिलीज किया है। अच्छा, अब चाहे बाइडेन साहब ने उनको गालियां देके बोला होगा यार तुम इस चीज के लिए लाया गया, ये करना है तो ठीक है, नहीं तो इलेक्शन पे तो कुछ बात का इजहार हम कर चुके हैं सेनेट के अंदर। तो द पॉइंट इज दिस, हम फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि देखिए अगर इमरान खान साहब जब कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि जो अदालत आजाद नहीं है वो मुझे आजाद कैसे कर सकती है, तो वो ये जजेस साहब के इस लेटर में वाजे हो गया कि जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब कह रहे थे वो ठीक था। अच्छा, शौकत सिद्दीकी साहब ने अपनी जो जज्बात का इजहार किया तो उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं जो फैसले करना चाहता हूं मुझे रात को आके प्रेशराइज किया जाता है, सुबह आपने ये फैसला नहीं करना, और मुझे ये पता है कि वो फैसला गलत है जो मुझसे करवाया जा रहा है, और रोजे क़यामत मैंने जवाब देना है, मेरी जगह उस इदारे के शख्स ने जाके जवाब नहीं देना। तो देखिए बीइंग अ जज ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक जज जो है वो अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स खत्म कर देता है, अपने रिश्तेदारों की शादियों में नहीं आता जाता, अपने करीबी ताल्लुकदारों में नहीं आ पाता। बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं और मुझे तो बड़ा आपकी ये ऑनेस्टी और जजों के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर आपका देख के सलाम करने का दिल चाहता है। ये वहाँ कहाँ गए थे जज्बात जब यहाँ पे मरियम और सफदर के कमरे तोड़े गए थे, फिर यहाँ पे आईजीबी अगवा हो गए थे सिंध में, हुक्मरान आप थे, तब यहाँ की हुकूमत सफ़े मातम बिछा के बैठी थी कि भाई जज कहाँ गया, हमारा आईजी कहाँ गया? किसकी गवर्नमेंट थी? केपी आपकी हुकूमत थी वफाक में? वफाक की बात ही नहीं थी। नहीं सर, आईजी का मसला सर वफाक उसमें इन्वॉल्व होता है। तब वो लोग कौन थे? तब आपने कहा था नहीं हमने नहीं किया ये, तो वो बाद में किसने किया ये? मेरी सुन लीजिए ना, वो जिन इदारे के लोग थे वो भी बताता है। वो जो आईजी इदारे उस वक्त आपके मातहत थे, जजेस को आपने वो पावरफुल करते ना उस वक्त। नहीं जजेस की तो बात ही नहीं, उसमें तो जजेस का इशू नहीं आया था सर। मैं तो पॉइंट जो आपने अभी सवाल किया है ना, आपने एक बाउंसर मारा है, मुझे उसको खेलने दे। अच्छा, मुझे उसको खेलने दे। जो आपने बाउंसर मारा मुझे पूरा राइट थे। द पॉइंट ये है कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब थे, जो इस वक्त भी हैं। बिल्कुल ऐसी उनको खबर थी? क्यों नहीं थी? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस, अगर हम थर में फील्ड हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और हमें हैदराबाद पे रोक दिया जाता है कि जी 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ इज प्रोविजनल मैटर, आप इसमें नहीं इंटरफेयर कर सकते, तो ये उनका आईजी गायब होता है और उसको कोई इदारे का फर्द उठा के लेके जाता है, और इसी सूबे में विफाक में नहीं इस्लामाबाद में नहीं लेके गए, कराची जैसे शहर में सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद है और वो आईजी खुद आके कह रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है। तो उस पर एक्शन किसने लेना? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ने लेना था या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ने लेना था? तो आप चीजों को मिक्सअप ना किया करें, चीजों को सीरियलाइज करें। वहां जजेस का कोई इशू नहीं था, वह एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था, और हमने किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में इस तरह इंटरफेरेंस नहीं की। मेरा सवाल को समझे नहीं, मैंने की थी इन्वॉल्वमेंट। नहीं वो कौन से इदारे थे जिन्होंने ना विफाक से पूछा ना सिंध से पूछा, अपना काम कर दिया? तो सर किसकी शय पे किया? मैं आपके साथ प्रोग्रामों में बारहा मैंने क्या कहा कि इदारे के अंदर अगर कोई लोग गलत हैं और वो इदारे की नेक नामी के ऊपर धब्बा है तो हमें उसको पॉइंट आउट करना है ना। आज ये सवाल आप इस वक्त उठा रहे हो, उस वक्त आपने भी नहीं उठाया। इसलिए नहीं उठाया कि आपके भी पैर जलते थे उस वक्त, पर तो आपके भी जलते थे ना, क्योंकि उस वक्त जो आर्मी चीफ कोई और था, आईएसआई चीफ कोई और था, आज वो रिटायर हो गया। आज जिसका दिल चाहे उसके ऊपर वो बात कर देते हैं कि जी उसने ये किया। तो जब वो ऑन पोजीशन थे, अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया था तो आपका काम था
आज हम जिन लोगों की निशानदेही कर रहे हैं उनमें मेजॉरिटी लोग तो सिटिंग है ना, उनमें कोई वो रिटायर्ड जनरल तो नहीं मौजूद। द पॉइंट इज, देखिए पाकिस्तान जिस नहज तो पे आप लोगों ने भी तो कोई ये वर्ल्ड कप जीतने वाला काम तो नहीं किया कि पहले आपने जनरल बाजवा को अपने सर का ताज बोला, फिर उसको पैरों में रौंद दिया आप लोगों ने। उसके भी तो कोई नॉर्म्स होने चाहिए, तरीकेकार होना चाहिए था। आपने आके असेंबली फ्लोर पे क्या, आपने जलसों में क्या, आपने बाहर मुल्क की दौरों में क्या, आपने क्या क्या नहीं किया, तो ये भी नहीं करना चाहिए था। नहीं, देखिए मेरी सुने ना, मेरी बात सुने साहिद भाई, आप, मैं मिसाल से बात कर रहा हूं, मैं कोई हवा में वहां से बात करें ना कि हमारे वजीर आजम को उस वक्त ये चाहिए था कि अगर कोई अफसर, कोई बड़ी सीट पे बैठने वाला आदमी, अरबाब इख्तियार कोई कर रहा है ऐसा, तो सर बैठ के मामला हल हो जाता। तो किया था, बहुत कुछ किया था। अच्छा। बहुत कुछ कोशिशें भी की थी, और सारी कोशिशें जब फेल हुई और सब कुछ, ये हुकूमत की जो गिराने का अमल था, वो बाद में जो कैरेक्टर्स बने थे उन्होंने भी आके इजहार कर दिया कि जी ये कुछ हुआ था और हमें इस तरह बिठाया गया था और हमें कहा गया था कि आप ये करें। तो देखिए बात फिर वही घूम फिर के आती है कि हमें दो चीजों में से एक चीज का फैसला करना है कि इस मुल्क के अंदर सुप्रीमेसी किसकी होनी चाहिए, अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों की या इदारों के रिप्रेजेंटेटिव की। इदारे चाहे एस्टैब्लिशमेंट के हों, जुडिशरी के हों, ब्यूरोक्रेसी के हों, ठीक है, उनकी सुप्रीमेसी है या अवाम के वोट से आने वाले लोगों की। ठीक है, अब्बासी में एक कॉल ले लूं। इस वक्त में ज्वाइन किया है PMLN से अखलाक हाशमी साहब ने। हाशमी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक हूँ हाशमी साहब। आपकी हुकूमत चंद दिनों की क्या चंद महीनों की मेहमान है, मैं ये कह सकता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं। तो फिर अगर ये हुकूमत चली गई, फिर आप लोग गालबन जेलों में होंगे या लंदन होंगे? बात ये है कि ये ख्वाब है, ख्वाब देखना कोई बुरी बात तो नहीं है, हर आदमी ख्वाब देखता है, तो हर आदमी ये ख्वाब देखता रहे ख्वाब जो नहीं है। आप लोग एडमिट कर चुके हैं, राना सनावाला एडमिट कर चुका है कि बानी PTI इमरान खान हमारी कब्र खोद चुका था। अब आप क्या तवक्को करते हैं, हम क्या करेंगे उसके साथ? मैंने सुना राना साहब का पूरा प्रोग्राम, कोई उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया भी नहीं है। तो हमने पहले भी कहा, अभी भी कहा है, तो हमने हमारा मशवरा तो क्यादत को ये था कि जब तक इमरान खान को अब इनके लोगों को अब हुकूमत नहीं देंगे ना, इनका जो ना ये जो ग्राफ है ना नीचे गिरना नहीं है। अच्छा। तो ये काम कर नहीं सकेंगे। कुछ इनके पास टीम कौन सी है मुझे बताएं। सारे वो चोर उचक्के इकट्ठे हुए हैं सारे जो ना, ये PTI वाले, इनकी पार्टी अपनी जो ना सही तरीके से चला नहीं सकता। वो चेयरमैन की झगड़ा किसी का झगड़ा भी, टिकट जो तकसीम हुए हैं अपना KP के अंदर, उसके अंदर झगड़ा इनके आपस में चल रहा है। अच्छा, बाकी इनके अंदर आपस में इत्तेफाक नहीं है। मुझे उमर अयूब मुल्क को चलाएगा क्या? ये उमर अयूब वही है ना जो हमारा बंदा था ये। तो मुझे बताएं इनके ऊपर टीम कौन सी है जो चलाएगी? या आप जैसे KP के अंदर आप देख लें जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, मसले मसाइल पैदा हुए। मसला है कि इनका मुल्क को चलाने के लिए भाई KP हुकूमत ने ऐलान किया है शुहदा को 10-10 हज़ार रुपए का ईद पैकेज, आम लोगों को भी ईद पैकेज, बहुत सारे काम करने के लिए ऐलानात कर दिए गंडापुर साहब ने। भाई ऐलान करने और कराने में बड़ा फर्क होता है। अच्छा। एक तरफ एक ही वज़ीर आला है पंजाब की जो पूरे पंजाब में घूम रही है और वो तमाम वादे जो है पूरे कर रही है। नहीं, वो कह रहे हैं, PTI वाले कह रहे हैं वो हमारे कामों पे अपनी रिबन काट रही है। सुन लेना, नवाज शरीफ साहब भी खुद जा रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं। तो मसला ये है कि ये एक ही सूबा नजर आ रहा है जहाँ पे काम हो रहा है, बाकी सूबों में तो अल्लाह ही अल्लाह है। वैसे नवाज शरीफ साहब किस हैसियत से जा रहे हैं? नवाज शरीफ हमारा कायद है, और जो कायद होता है हर उस हैसियत में जा रहे हैं। उनके पूरी पार्टी के कायद है, वो हर जगह जा सकते हैं, हर मीटिंग। हुकूमत वो चला रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं? नहीं भाई, शहबाज शरीफ उनके ताबे है यार। शहबाज शरीफ उनके ताबे, उनके मरियम नवाज उनके ताबे है, उनसे वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से। तो फिर सर नवाज शरीफ साहब को खुद ही बन जाना चाहिए था ना वज़ीर आज़म। वो एक ताबे है, वो ऑर्डर लेता है वहां से। नहीं, वो तो हमारी पार्टी के मसले है ना कि हम कौन बनेगा उनके। वो अभी भी ये सारी पार्टी जो है मियां साहब चला रहे हैं, उसमें तो मसला थोड़ी। आपको याद होगा मैंने कहा था कि पाकिस्तान में कबूलियत का एक बड़ा मसला है। नवाज शरीफ साहब ताकत और कुव्वतों को कबूल नहीं थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तफरीका ना डालें आप, ये कबूल नहीं थे। मसला है कबूल जो करने वाले जो लोग हैं ना, वो बेचारे मजबूर है। वो क्या किसी को कबूल करेंगे, किसी को ना कबूल करेंगे जो ना वो। अच्छा। तो मसला ये है कि ये सारे मामला अभी तो पाकिस्तान ऐसे भवन में फंसा हुआ है। हाँ। ऐसी मैशत तबाही पड़ी है पाकिस्तान की, इसे निकालना, इसे आगे लेके चलना। और मुझे बताएं, आप कराची बैठे हुए, कराची का हाल देख लें। हमें बड़ी उम्मीद थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने वादे किए थे, कोई 1-2 वादे पूरे कर देंगे कि सिंध के अंदर कराची में। तो मुझे बताएं यहाँ तो एक इलेक्शन जो है मामला जो है सारे उल्टे चल निकले सारे जो नहीं है। हम तो इस चीज के
इसरार अब्बासी स्टूडियो में बैठे हैं, सुन तो ले, सवाल तो ले। वो कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी आप लोगों ने। नहीं, सुन लो ना, पहले मैं यही बात करने जा रहा हूँ ना, बात तो सुन लेना। अच्छा। अब मसला ये है कि मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा, मैं अपनी जाती राय बता रहा हूँ आपको कि जो हमें तो ये हुकूमत लेने नहीं चाहिए थी। अच्छा। हुकूमत लेके फिर हमने एक दोबारा गलती की है जो नहीं है। अच्छा। मसला ये है कि अब अल्लाह ताला बेहतर करेगा कि जब ढोल ले लिया तो बजाना तो है ना इसे। मसला ये है कि ये जो हुकूमत अभी ली गई है, इस हुकूमत के मुझे लेने का क्या फायदा? ना लेते ना सर, हमारे क्या फायदा सर ना लेते ना आप, फिर नहीं लेते। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, क्या हमें अब हम तो बेचारे छोटे लेवल के लोग हैं, छोटे वर्कर है, हम तो ये बात नहीं कर सकते। लेकिन हमारे बड़े जितने भी हैं, राना सनाउल्लाह को आप ले लें, जावेद लतीफ को ले लें, बशीर मेमन, सारे इस चीज के खिलाफ है इसके। बशीर मेमन को कोई ओहदा वोदा दिया आप लोगों ने? बशीर मेमन का देखे नहीं, वो तो राब्ता ही नहीं हमारा। वो भी मैं खाली एक ऐसा शेख साहब जो बने थे उस टाइम आए थे एयरपोर्ट पे, लेकिन वो जो ना अभी तक तो उनको अता पता नहीं है। यहाँ पे सिंध की जो समझ लें कि नून लीग जो है गायब है, वो गुमशुदा है। पीपल्स पार्टी से पक्का हाथ मिला लिया है। नहीं, हमें नहीं पता, पक्का हाथ मिला दिया, क्या कर लिया, जो उन्होंने करना था कर दिया। हम जो बातें करते थे ना, वो बातें पूरी हो गई, आपको अच्छी तरह याद है सारा। तो आप तो नवाज शरीफ के साथ चाय पानी पीते थे, आप तो पुराने साथियों में से थे, आपके साथ तो वो मस्जिदों में आपके साथ तो अलग अलग वो टाइम आपको दिया करते थे नवाज शरीफ साहब। अब आप मिले ना उनसे? वहाँ जो है आफ्ताब शेख साहब जब फौत हुए ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे उनके, हाँ, जब तक आफ्ताब शेख साहब जिंदा रहे तो ये नवाज शरीफ सबसे मिलते भी थे, मुलाकातें भी करते थे, सब कुछ होता था। अब जो नए जो लोग आ गए ना, अब मुझे बताया क्यानी साहब कहाँ चले गए? आपको लिफ्ट नहीं करा रहे? नहीं, लिफ्ट की बात नहीं है, हम तो खुद अपना यहाँ बैठे हुए रोजे रख रहे हैं अभी यहाँ पे। अच्छा। अब ईद के बाद हम जाएंगे, जाना है हमने, नेक्स्ट वीक में भी जाना है हमने। हाँ। लेकिन ये कि जहाँ हालात ऐसे पैदा हो जाए तो मुझे बताएं कि वहाँ क्या करना चाहिए। अल्लाह बेहतर करेगा, उन्हें बताएंगे जाके सारी बातें। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अब ये भी चेमा गोइयां हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नून लीग के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक के जाएंगे। नहीं, देखिए बात ये है कि अगर वो हमारे ताबूत में कील ठोकेंगे तो उनके ठुकी हुई है सारे। ये बात नहीं है बिल्कुल। मुझे बताएं कि जिस तरह से यहाँ लोग आए हैं ना, आपको सारा पता है। और मैं ये जरूर ये कहूंगा कि जो ना पीटीआई इस टाइम बड़ी पार्टी है वो, और उसे जो ना अक्ल के नाखून लेने चाहिए, तरीके के साथ वो सियासत करें जिस तरह सियासत होती है। तो उसे जो ना हुकूमत को चलने दें। पीटीआई वाले मुहिब वतन तो है ना, गद्दार तो नहीं है? नहीं, कौन कहता है गद्दार है? वो उसमें बैठे अपना असेंबली में बैठे हुआ मुकाबला करें, बैठ के सेनेट के अंदर बैठे मुकाबला करें और सही तरीके से, ताकि इस मुल्क को जो ना आगे हम ले चले। मुल्क इनका भी है, मुल्क हमारा भी है। ठीक है। तो मसला ये है कि ये मिलके अगर चलेंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। वरना यार हालात इतने खराब है, आपको पता है कि बहुत ज्यादा हालात खराब है इस मुल्क के। जो ना यहाँ का जो गरीब जो मजदूर है ना, वो मर चुका है बिल्कुल जो ना। और आगे हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं। एक और मैं बता दूं साजिद भाई आपको, अगर इन्होंने होश के नाखून नहीं लिया हमारे सियासतदानों ने, तो लोग यकीन करें ये इनकी गाड़ियां देखें पत्थर मारेंगे नहीं जो ना। हालात ऐसे पैदा होते जा रहे हैं जो नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आपने टाइम दिया। इखलाक हाशमी साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया, नून लीग का मौक़िफ़ दिया। बढ़ाते हैं सिलसिले को। सर, पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास भी हुआ और ख़बरें ब्रेकिंग चल रही हैं तमाम चैनलों पर कि बहुत सारे वकला को आप लोगों ने स्पेस दे दिया। मजबूरी थी उस वक्त की कि सारे पाबंद सलासल थे। ये वकला पार्टी को नुकसान देंगे, फ़ायदा देंगे? देखिए, दो चीज़ें आपको मैं बताऊं। वकला का इस मुआशरे के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है और पीटीआई के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। हामिद खान साहब का जिक्र मैं करूँगा, फाउंडर मेंबर्स में से हैं और शायद मेरी तरह उस तरह की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं जिन्होंने पीटीआई के अंदर रहकर पीटीआई की जो गलत पॉलिसीज थी उसके ऊपर तनकीद की और चेयरमैन साहब के सामने उसका इजहार भी ना। उनको लिफ्ट मिलती है ना आपको? नहीं, लेकिन ना उनको लिफ्ट मिल गई ना, जो सेनेट से आ गए। हाँ, मिल गई। पॉइंट क्या है, आपको कब मिल रही है? दो चीजें आपको साजिद भाई। सियासत बड़ा पेशेंस का काम है, सही, ये जज्बात का काम नहीं है। आपने भी अभी नई नौवारदत आपने पहली एंट्री मारी है, अभी आपको बड़ा लंबा सफर करना है, तो ये पेशेंस का काम है। सियासत में बाज औकात मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि हमारे दोस्त साहब का बड़े मजबूत जो जिम्मेदारान थे गवर्नमेंट के, इशारा दे रहा हूँ, नाम लेना मुनासिब नहीं है। एक वक्त ये था कि जब चेयरमैन कराची आते थे उनको चेयरमैन की आमद का पता नहीं होता था और वो हर एक को फोन करके पूछते थे कि खान साहब कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और जहां वो पहुंचते थे वहां से खान साहब निकल जाते थे और वो पीछे पीछे भाग रहे थे। तो हम समझते थे कि वो खड्डे नहीं लगे हुए। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई तो मरकज का और सूबे का सबसे बड़ा उन अफराद को मिल गया। तो सियासत में ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं।
मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि हमारे जो वलीद इकबाल है, उनको नेशनल असेंबली का टिकट नहीं मिला 2018 में, क्योंकि उनको जिस हल्के से कहा गया आप इलेक्शन लड़े, उसके बजाय वो दूसरे हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, और जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे वहां से उनको टिकट नहीं दिया गया। तो पूरी पार्टी वलीद इकबाल, देखो ना, अलामा इकबाल का पोता, और उसको जाया कर दिया गया, उसको कड़े लाइन लगा दिया गया। सेनेट इलेक्शन आया, उनको नाम प्रायोरिटी लिस्ट पे आया, वो सेनेट में आ गए। उमर चीमा की मिसाल आपको मैं देता हूँ। उमर चीमा को बेचारे को 13 और 18 दोनों इलेक्शंस में टिकट नहीं मिला, फाउंडर मेंबर ऑफ द पीटीआई। लेकिन जब पार्टी के ऊपर वक्त आया, क्रूशल वक्त आया, तो गवर्नर पंजाब बनाया उसको, और जिस तरह गवर्नर पंजाब की हैसियत से वो स्टैंड लिया, और फिर अब मौजूदा रिजीम के अंदर सबसे कठिन वक्त जिस शख्स ने जेल में गुजारा है वो उमर चीमा है। देखिए, ये जो चीजें होती हैं ये काउंट करती हैं कि आप पार्टी के साथ कितने लॉयल हैं। हम एज अ पार्टी ग्रो अप कर रहे हैं। हमारे अंदर हमारे अंदर खामी क्या थी? हमारे अंदर खामी ये थी शुरू में, मुझ समेत हमारे जितने भी पुराने साथी थे वो ये समझते थे कि यार हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये दूसरी पार्टियों के जो लोग आ रहे हैं इनको हमें स्पेस देनी चाहिए ताकि पार्टी आगे जाए, क्योंकि हमारा जाती मफाद उसमें कुछ भी नहीं था। हम चाहते थे पार्टी ऊपर जाए, इमरान खान का विजन ऊपर जाए, इमरान खान पावर में आए, वो चेंज लाए मुल्क में। लेकिन जब हमने देखा कि वो लोग आके उन्होंने वही पॉलिटिक्स की जो अपनी पार्टियों में करते थे, तो फिर उससे बेहतर है कि हम आइडियोलॉजिकल लोग जो है वो खड़े रहे ना। आज वक्त नहीं है, कल आ जाए। बहुत अच्छी आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। इस तरह की जब आप बातें करते हो तो फिर मेरा दिल चाहता है कि आपको बाउंसर जो है एक और मारा जाए। आपको याद होगा जब पीएम हाउस आपके अंडर था, जब पीटीआई के वहाँ पे झंडे लगा करते थे और वहाँ पे गैदरिंग लगा करती थी, तो बानी पीटीआई चाय बिस्किट के मशवरे देते थे और किफ़ायत शारी मुहिम चलाया करते थे, और ख़ुद बनी गाला से पीएम हाउस हेलीकॉप्टर में आते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं ये रेड कारपेट हटाओ, मैंने किफ़ायत शारी कर दी है। ये जब आप हुकूमती मनसब पे आते हैं, आप सियासतदान हजरात, बड़ी ये किफ़ायत शारी आपको यहाँ पे नज़र आती है। आंसर का जवाब मुझे देना। पहली बात, 3.5 साल तक पीएम हाउस में एक दफा भी अगर पीटीआई का झंडा कहीं लगा है, आप वो फुटेज निकाल दें, मैं जुर्माना देने के लिए तैयार। ये आपकी बात है। दूसरी बात यह है कि बानी पीटीआई या इमरान खान एज ए वजीर आजम, उनकी जो मुराद थी या वो सारी थी, उन्होंने चैरिटी में दी है जो कुछ किया, उनके अखराजात निकाल लें, तमाम प्राइम मिनिस्टर के अखराजात निकाल लें। 3 साल में किसी मेंबरान पार्लियामेंट की या मिनिस्टर्स की तनख्वाहों में इजाफा हुआ या नहीं हुआ, वो निकाल लें। देखिए, अमल साबित ये बाउंसर सीधा सर पे लगेगा, जैसे शोएब अख्तर मारा करते थे। आपने कहा कि वो चैरिटी में दे दिया करते थे, शौकत खानम भी रैली अप्रिशिएट। सर वो फिर कहते हैं कि मैंने घड़ी बेच के वो सड़क बनवाई। हाँ, तो वो घड़ी बेच तो पैसे नहीं थे, इसका मतलब नहीं, वो सड़क चैरिटी पे देने के लिए करोड़ों अरबों रुपए थे। अच्छा, अब उसका भी जवाब ना बाउंसर, आप उसको अपर एज लगेगी ना, थर्ड मैन से बाहर जाएगा। सही। देखिए, एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर लाहौर से लेकर रायवंड तक रोड नवाज शरीफ साहब अपने घर की बना सकते हैं, तो ये प्रियोगेटिव एज अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास नहीं था कि वो सरकारी खर्च के ऊपर वो रोड तामीर कराते। वो तो चोर थे ना सर, बात नहीं है, बदकिस्मती के साथ अब खान साहब भी चोर, ना करें ना, साबिका खातून अव्वल भी चोर। अब हमने हिट मार दी तो आप कहते हैं नो बोल, ऐसा ना करें। बात सिंपल इतनी है कि अगर एक शख्स ये कहता है कि मैं अवाम के टैक्स पेयर का पैसा जो है वो अपने इस्तेमाल में नहीं ला रहा, मेरे घर को जो रोड जा रही है वो मैं अपने पैसों से बना रहा हूँ, तो फिर उसमें क्या हर्ज है? वो भी गलत है। क्या मंतक दी है अब्बासी। आगे बढ़ाते सिलसिले को, साबिक खातून अव्वल कह रही है कि मुझे शहद में जहर मिलाया दिया जाएगा, तो बात अब यहाँ तक आ गई, इतनी सस्ती शोहरत। अब खातून अव्वल कह रही है कि मुझे शहद में जहर, और वो खान साहब के लिए भी कह रही है उनको भी कोई जहर मिला के दे देगा। देखिए, बात भाई उनके खाने पे, खान साहब के खाने पे आपको पता है कितना खर्चा है? 35 लाख का खाना खा गए वो। सोना खिला है सर, वो जेल हुकाम ने दिया है पूरे अखराजात। सुन लीजिए ना, मैं उस जेल हुकाम के अखराजात को उसी तरह मानता हूँ जिस तरह वो बजट में एलोकेशन ऑफ द फंड्स होते हैं। वो सर जी, वो देसी घी, चरगे, बकरे, शहद, खालिस गिज़ाएं खाते हैं ना खान साहब, स्पोर्ट्समैन है ना सर। आप समझ रहे हैं कि इतना एक्सपेंसिव है, तो खान साहब के घर के खाने की अलाउ कर देना, वो खुद खाएंगे, भूखे रहेंगे। क्या पता आप पीटीआई वाले खान साहब को कुछ दे दो नशा और फिर हुकूमत पे इल्जाम लगा दो। वही बात है ना कि हमें ज्यादा, हम क्यों चेक करें? हम तो यही बात आपको कर रहे हैं कि आप ये हुकूमत रिस्क कैसे ले सकती है? ये हुकूमत इसलिए रिस्क नहीं ले सकती कि उसको पता है कि इसके ऊपर उसने सियासत करनी है। बात सिर्फ इतनी है कि जब आपके पास कोई लॉजिक नहीं रहती। देखिए, खातून अव्वल की बात आपने की, मैं आपको फिर बात बताऊं, वक्त अच्छा हो या बुरा हो गुजर जाता है, वक्त की ये सबसे बड़ी खासियत है। हाँ,
ये जो केस, जिस केस में उनको सजा दी गई ना, ये आपकी इस्लामी इक़्तिदार की, आपकी कानूनी इक़्तिदार की, आपकी अखलाकी इक़्तिदार की, सबका जनाजा निकाल के ये सजा दी। दुआ खैर करें आज, सीधा एक दुआ खैर करें। बिल्कुल करें, आप भी हाथ उठाएं ना। बिल्कुल उठाएंगे। पीटीआई की चेयरमैनशिप की, पीटीआई की कबर की, पीटीआई की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, पीटीआई के निशानात की, आलू बैंगन की, सब तो ख़त्म हो गया है पासी। अब लोग आप लोगों पे तरस खाते हैं कि अब लोग आप अपना किबला दुरुस्त करें, आएँ बैठ के बात करें, हुकूमत को चलने दें। आप जो ये पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, ये आपकी मज़ीद कब्रें ना खुदवा दें। अब आपने सवाल किया, जवाब जरा तहम्मुल से सुनिएगा। दें जवाब। आप हमेशा कहते हैं पीटीआई खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फिर क्यों घबराते हैं पीटीआई से? क्यों आप आजादाना पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करते? आपने क्या किया? आपसे नहीं, अभी जलसे करने जा रहे हैं ना आप लोग। नहीं, सुन लीजिए ना, आपने क्या किया? आपने सबसे बड़ा काम किया, पीटीआई का सिंबल ले लिया, ठीक है जी, कोई मसला नहीं। आपने इलेक्शन की कैंपेन नहीं करनी, उसके बावजूद पीटीआई मैंडेट लेके आई। अब आप कहते हैं कि बात करें। आपने जिन लोगों को बातचीत की जिम्मेदारी दी, उनको क्या जवाब मिला खान साहब की तरफ से? ऑफर क्या थी? ऑफर ये थी ना कि जी हम आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, सब जेल करार देते हैं, वहां से आप अपने मुकदमात को भी फेस करें और हुकूमत को चलने दें। मान लीजिए पीटीआई इमरान खान साहब का एक ही मौक़िफ़ था, जब तक फॉर्म 45 के तहत मेरी सीटें वापस नहीं आती, मैं किसी बात पे नहीं तैयार। इसलिए कि ये जैली मैंडेट के ऊपर आप एक गवर्नमेंट बना के बैठे हुए और उसी जैली मैंडेट पे आप अपर हाउस सेनेट को भी बुला लेते हो। बाजी तुसी जिन्हों जाली कह रहे हो वो 5 साल कट जाएगी। वो सर आपकी ख्वाहिश है, ये 5 साल पूरे कर जाएगी। फिर मैं यहाँ अगर जिंदगी रही तो बोलूंगा सर जिसको आप फॉर्म 47 की हुकूमत कहते थे वो तो 5 साल पूरे कर गई। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि अगर ये फॉर्म 47 की हुकूमत 5 साल पूरी करती नजर आ रही है आपको, ठीक है, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। अच्छा। इसलिए कि देखिए आप गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं ना, आपकी जो हुकूमत आप किससे करते हैं? मॉरल ग्राउंड से करते हैं ना, आपकी मॉरलिटी होती है। अभी आपने एक सवाल किया कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो क्यों प्राइम मिनिस्टर नहीं बने? वो बेचारा अपनी दोनों सीटें हार चुका था, जबरदस्ती उसको एक सीट इस तरह जितवाई गई कि शायद वो खुद भी उस फॉर्म 47 को देखेगा और आप भी अगर उस फॉर्म 47 को देखोगे तो सर पकड़ के बैठ जाओगे कि भाई मैं असेंबली में अच्छा हूं, मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ना भेजो, कम से कम असेंबली की सीट मुझे दे दो। द पॉइंट इज दिस कि आपको जब एक चीज दिखाई जाती है ना, ये आपकी औकात है, आप अगर बहुत ज्यादा ऊंचे उड़ रहे हैं ना, ये आपकी औकात है, तो आपने इसी तनख्वाह पे काम करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है जी, जैसे हम मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए, अवाम के मफाद, काश अब्बासी काश के आप पीटीआई वाले, आप इंक्लूडिंग योर बानी इतने कॉम्पिटेंट और एलिजिबल होते तो ये हुकूमत आज ना होती। काश आप अच्छा मुल्क चलाते तो आज ये हुकूमत ना होती। आपके दिलों में तेल न था कि तहरीक अदम भी आई, तारीख का वो कहते हैं ना इबरतनाक आप लोग हो गए कि पहले वजीर आज़म बने कि जिसको आइनी ऑप्शन से किक ऑफ किया गया, चले जी बाहर का रास्ता दिखाया गया, और आप आज माफ़ी मांगे कौम से कि जिस कौम ने आपको वो असेंबलियाँ दी थी, आपने उस कौम से पूछा कि आपने वो असेंबलियाँ तोड़ दी। क्या करना चाह रहे थे आप? सुल्तान राय बने हुए थे, ये फिल्म चल रही थी, अरे सुन तो आपने ये दुनिया को क्या बताया? मेरे भाई अब मैं चले आप बताएं। देखें, आपने कहा कि आईनी तरीके से, अगर आईनी तरीके से प्राइम मिनिस्टर वही काम करता कि उन लोटों को खरीद लेता, प्राइम मिनिस्टर था ना उस वक्त तक, ऐसे देता, लोटों को खरीद लेता, इनके लोग भी खरीद लेता तो बैठा रहता। उसने कहा मैं आपको पार्टी की इंटरनल मीटिंग की ऑथेंटिसिटी की बात कर रहा हूँ। बहुत से हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो शायद दूसरी पार्टियों से आए थे, उन्होंने कहा खान साहब ये कैसे हो सकता है, इसको इतने पैसे दो, इसको ये डेवलपमेंट फंड दो, ये वोट आपके पास आ जाएंगे। खान साहब ने कहा किसी को एक आना नहीं देना, जो होगा देखा जाएगा। अगर खान साहब वो स्टैंड ना लेते तो आज अवाम 8 फरवरी को निकल के ये वोट ना करती। या आप समझे इस पाकिस्तान को तब्दील होता देख रहे हैं। आप जो बात करें वो स्टेटस को की बात करें कि खत्म हो गया, तफन हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन इस नए पाकिस्तान के अंदर जहां अवाम ने ये साबित किया है कि आप, और फिर आज भी ये नहीं कि हम उसके बाद बैठ के, हम अभी भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में गए हुए अपने फॉर्म 45 लेके गए हैं, तो आप उनके ऊपर फैसला करें। अल्लाह करते रहे आप, नहीं करते रहे, मैं यही अच्छी बात है, इबादत करनी चाहिए सर। इबादत की बात नहीं है, देखिए आप इस मुल्क में आज जो रिवायत डाल रहे हैं ना, कल को आपको भी फेस करनी पड़ेगी, ये जहन में रखिएगा। कल को अगर हम पावर में आ जाते हैं, हम अपनी हुकूमत के बाद इसी तरह का इलेक्शन करा के अपनी कंटिन्यूएशन कर लेंगे। नहीं वो तो आप तो सदर बनने जा रहे थे, जब आप वजीर आजम थे तो आप सदारती निजाम लाके सब, मैं आज नहीं वो इन्वर्टेड कौमात में मैं कहना नहीं चाह रहा, आप सबको कहाँ भेज रहे थे?
जो जहां डिजर्व करता है वहां भेज रहे थे ना। देखिए मैं आपके प्रोग्राम में बबंगे दहल ये बात करता हूँ, आप थोड़ा सा इशारों के नहीं में बात करते हैं, मैं खुल के ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल का हल पार्लिमानी निजाम में नहीं है, सदारती निजाम में। जिस बड़े बड़े डेमोक्रेट को मेरे सामने बिठा रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आज इबरत का निशान जब भी बने ना। 2006 से ये बात कर रहा हूँ, हाँ। आज तकरीबन 18 साल से ये बात कर रहा हूँ। मतलब पीटीआई आई तो फिर PTI की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं आप मेरा अपनी अपनी राय दे रहे। अच्छा मैं आगे एक बात कर रहा हूँ ना सर, एक सवाल है। अच्छा उसके लॉजिक भी तो देख लें। आप 88 से लेके मौजूदा असेंबलीज के मेंबरान की जरा बायोडाटा मैच कर लें, कौन मेंबर कब किस पार्टी से था, कब ट्रेजरी बेंच पे था, कब ऑपोजिशन बेंच पे था, तो क्या आपको क्या लगता है कि इन चीजों से फर्क पड़ जाएगा? और आज जिन लोगों को आपने फॉर्म 47 के जरिए असेंबली में भेजा है, जरा उनकी बॉडी लैंग्वेज तो देखिएगा। अच्छा वैसे नजर मिला सकते वैसे अभी बड़ा साहिल भाई, आप यहाँ बैठ के मुझसे जिस तरह के भी सवाल करें सर, मैं अब जो कहने लगा हूं ना, जब आप घर जाते हैं आपको खुद तो पता होता है यार ये बात सर ठीक है सर, हर किसी की अपनी सोच है। आप मेरी सोच को आप ऐसा ना करें। अब जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ आपसे अब्बासी, अब जो मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ, जब ये सिलसिला चला, मुझ जैसे नाचीज भी ने भी देखा और मुझ समेत मेरी कौम के 60% जवानों ने भी ये देखा कि बानी पीटीआई की एक बेटी कहती है ये मेरा अब्बा है, वो कहते हैं ये मेरी बेटी नहीं है। बानी पीटीआई निकाह करते हैं, लोग कहते हैं ये निकाह भी जाली है। अच्छा, वो बानी पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह, फॉर्मर वजीर आज़म, जिसके लिए आप पीटीआई वाले कहते हैं वो मुल्क भर में इतने फेमस हैं। फिर आगे चलता है ये किस्सा, फिर वो एक साहब टीवी पर आते हैं पाकिस्तान के बड़े निजी चैनल पर, वो कहते हैं मेरी बेगम से छुप छुप के मिला करते थे, नौकर धक्के दे के निकाला करते थे इमरान खान को बाहर। क्या ये सब हमारी माएँ बहनें बेटियां इस मुल्क की, उन्होंने ये जब देखा, जब सुना कि ये वजीर आज़म इमरान खान यार अपनी पर्सनल लाइफ में ये ऐसा आदमी है, क्या कहेंगे? उसका जवाब दे दिया ना, 8 फरवरी को वोट करके दे दिया ना आपने, तो सारी कार्रवाई की ना। 8 फरवरी से पहले ही सब कुछ हुआ। 8 फरवरी को अवाम ने निकल के वोट देकर इस आपके सारे बयानियों को दफन किया। मैं वो शेर अफजल वाला जुमला नहीं बोलना चाहता, वो गैर मौजूद जुमला मैं नहीं कहता हूँ। वो आपके सारे झूठे प्रोपेगेंडे को, इस बोगस बयानिए को 8 फरवरी को अवाम ने अपने वोट से दफन कर दिया। अभी मैंने रेहम खान की किताब और रेहम खान का जिक्र ही नहीं किया। सारा कुछ है, वो सारा कुछ करके भी यानी ये सब झूठ है। सर सुन लीजिए ना, ये भी बोल दे ये सब झूठ है, बोले ये सब झूठ है। खान साहब सादिक अमीन बहुत नेक शरीफ इंसान हैं, वो तहज्जुद गुजार हैं। ये जितने भी आपने सवाल किए या मैंने क्या किया, दुनिया को पता है ये सब झूठ है। 2 बातें। पहली बात तो ये है मेरे भाई कि इमरान खान ने अपनी जाती जिंदगी के बारे में कभी भी कोई चीज छुपाई नहीं। ठीक है, आप 2002 के इलेक्शन से 97 में भी खैर चैलेंज हुए उनके पेपर्स, 2002 से लेके 2024 में तो खैर उनको लड़ने नहीं दिया। जितने इलेक्शंस थे उनमें नॉमिनेशंस पेपर के ऊपर उनके यही एतराज़ात जो वो आप एक साहबजादी उनकी एक वो कर गए, माइनस कर गए। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उस पे भी आए। किए गए ना यार। अच्छा हाँ, तो फिर कैसे वो क्लियर हुए एतराज़ात, क्यों उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई? और ये जितने भी बयानात आप फरमा रहे ना, रेहम खान हो गया, सुन तो रहे, ये सारे चीजों के बावजूद अवाम का मकबूल तरीन लीडर इस वक्त कौन है? ये सब सच है। मैं आपको कह रहा हूँ, ये टेरियन भी सच है, जाली निकाह भी सच है, ये सच है या झूठ है? ये मेरी बात तो सुन रहे हैं आप एक चीज अपने मुंह से मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। नहीं मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप 2 जवाब दें। भाई ये झूठ है। नहीं मेरी बात आप बोल रहे झूठ है ये। भाई अवाम ने उसको रिजेक्ट किया ना, मैं झूठ या सच का फैसला करने वाला कौन होता हूँ? अगर मैंने आपको पहले कहा कि इस मुल्क के अंदर सुप्रीमेसी किसकी होगी, आपके बयानिए की होगी या अवाम के वोट की होगी? दूसरी बात यह है कि आप ये समझते हैं कि एक शख्स 3.5 साल इक़्तिदार में रहा, आप उस पर 4 आने की करप्शन नहीं साबित कर सके, अल्टीमेटली आपको सजाएं देने के लिए उसके निकाह पर आना पड़ा, उसकी जाती जिंदगी पे आना पड़ा, बाकी चीजों पे आना पड़ा। तो आप ये तो जरूरत क्या थी कफलिंग लेने की इसरार भाई? एक वजीर आजम कफलिंग लेके जा रहा पसंद आ रही है यार, घड़ी लेकर जा रहा पसंद आ रही है मुझे। वो वजीर आजम जिसको दुनिया चाहती है, मैं यही तो वो वजीर आजम को ये तो सोचना चाहिए था ये वजीर आजम मनसब को मिले हैं, आपको नहीं मिले भाई। नहीं तो फिर आप सारों को कहे ना क्यों लिए? वो तो आप लोगों ने बोल दिया था वो चोर है। नहीं चोर की बात आपने कहा था खान साहब नहीं चोर चली सर, चोरी की बात नहीं है। देखिए फिर आपको बार बार ये चीजें याद दहानी करानी पड़ती हैं कि उससे पहले 30% अदायगी पे चीजें ली जाती थी, हमने 50% अदायगी के ऊपर किया। आज शायद दोबारा वो 30% पे आ जाए, फिर हमने वो घड़ी बेच दी। हाँ राइट है। आप
पूछे ना जरा क्यों बाकी अच्छा प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने शाही खानदान ने जो गिफ्ट दिया होगा, आप भी किसी का गिफ्ट जाके बेच दें या नहीं, तो वो क्या सोचेगा, यार ये लोग मेरा गिफ्ट ही बेच दे। नहीं, ये आप बात छोड़ दीजिए। बात ये है कि वो आपकी जब प्रॉपर्टी है ना, हाँ। आप उसके साथ जो मिसाल के तौर पे ये मोबाइल फोन है, नहीं क्या वो ये नहीं कहेंगे यार ये इतने भूखे लोग हैं, गरीब मिस्कीन लोग हैं, मेरी घड़ी दोगुने पैसों में बेच दी, सुन लेना, क्या ही अच्छा होता कि इसको सजा के रखा हो जाए, ये फलां ने हमें निशानी दी थी। अच्छा सुन तो लीजिए ना मेरे भाई, अगर वो आप न्यूजीलैंड के दौरे पर गए, वहां की वजीर आजम ने एक ओल्ड पिक्चर दी, बोला ये मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ कि जब आपकी माँ इधर आई थी, वजीर आजम पाकिस्तान थी जब, तो ये तस्वीर मेमोरेबल थी जो मैंने पब्लिक नहीं की थी, आपको दे रही हूँ। सही है, तो हम वो गिफ्ट भेज देते हैं, हमारे पास अगर ऐसी उस कोई गिफ्ट को तस्वीर लेने वाला है, कोई भेज नहीं देते होगा, उस गिफ्ट को लेने वाला कोई नहीं होगा, वरना अच्छा। ये नहीं छोड़ते, ये बात छोड़ते हैं। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ कि अगर वो बेच के अपने जाती इस्तेमाल में लाए या उसका क्या किया, सड़क बनवा ली तो ना। सड़क इसलिए बनवाई, उस सड़क से सिर्फ इमरान खान साहब गुजरते या उस पूरे इलाके के लोग गुजरते। आप ये भी तो सोचे, आप सिर्फ इस चीज के ऊपर बहस कर रहे हैं कि उन्होंने ये क्यों किया, अब उसका फायदा आज इमरान खान तो जेल में बैठे हुए, बनी गाला उस सड़क को बंद कर दीजिए कि कोई और शख्स नहीं गुजरे, जब इमरान खान आ जाएंगे बनी गाला उस सड़क से सिर्फ वो गुजरे। इंतजाम की तरफ हम जा रहे हैं, एक कुदरत का निजाम है कि जो बीज बोगे वही काटोगे, इस निजाम को तो आप मानते हैं। मुझे अल्लाह के इस निजाम पे मैंने सदके जाऊं उस निजाम पे कि आज मैंने देखा कि वो जो सबको ऐसे इशारे करता था और कहता था तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग मेरी बंदूक की निशिस्त पर हो, और फिर जो वो एक वजीर आजम में हमने देखा कि यार ये तो अभी तक अपोजिशन लीडर बना हुआ है। तनकीद होती थी उस वक्त भी उन पर कि साहब आप वजीर आजम बन गए, अब ये छोड़ें, ये बाजू ऊपर करना काम है इदारों का, आपका काम नहीं है ये, आप जाएं हमारी मैशत वैशत ठीक करें, लोगों को रोजगार दें। आज वो भी चोर और उसकी वाइफ भी चोर। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं। इदारों ने जो केसेस फाइल किए वो चोरी के केसेस है सर, वो चोरी के केसेस बोगस केसेस है ना। अगर इदारों के केसेस सही होते तो आज उस वक्त जो केसेस जरदारी पर फालूदे वाले का था वो भी गलत केस था, आप लोगों ने किया वो था, हमने बनाया ही नहीं ना सर। आप फिर देखें ना, बगैर तहकीक के साजिद भाई आप जैसे साफी इस तरह की बात ना करें। हमारे दौर में मैं बारहा ये प्रोग्राम आपके कर तो फिर वो खत्म कैसे होगा? वो इसलिए हो गया कि जिन्होंने बनाए थे वो साथ बैठ गए। हाँ देखिए, मुस्लिम लीग नून के ऊपर केसेस बने थे पीपल्स पार्टी के दौर में, पीपल्स पार्टी के ऊपर केसेस बने थे नून लीग के दौर में, हमारे दौर में एक केस बना था राना सनाउल्लाह का, मैं बारहा इसका कह चुका हूं। आ जाते ना सिंध में 260 सर आसिफा को जवाब होता है तो फिर आप खामोश हो जाते हैं, उस तरफ आते नहीं है। आसिफा को वेलकम करेंगे पार्लियामानी सियासत में। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपके इल्म में भी होगा, 11 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए यानी 207 नवाब शाह से, जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की छोड़ी हुई निशिस्त उनकी साहबजादी आसिफा भुट्टो इस वक्त की खातून अव्वल, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे। ऐसे लोगों की जरूरत है नौजवानों की पाकिस्तान की सियासत में। सर बिला मुकाबला सर सलाम करें सर सलाम नहीं करें ना, ये चौथी बार सर पीपल्स पार्टी आई है सर, जाके पूछे ना सर, चौथी बार किधर है जो जिसने हमारे पेपर्स जमा करा, वो किधर है? नहीं तो आज वो लंजार ने बोला ना ये अपनी शोहरत पब्लिसिटी सस्ती बढ़ाने के लिए इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे भाई इल्जाम लगा रहे हैं, वो अगर जिंदा रहा तो जब आ जाएगा तो पता चलेगा वो कहां गया। The point is this कि नहीं तो आपको क्या मतलब है, आपका वो कैंडिडेट नवाब शाह से जीत जाता? नहीं, मैं जीतने की बात ही नहीं कर रहा। अच्छा। मैं तो देखिए जिस सिस्टम के अंदर हमें बांध कर और हर चीज के बावजूद सारे इदारों के सामने और पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आपने फेंका और हमने फिर भी उनको शिकस्त दी, फिर आप ये सवाल ना करें ना हम जीत जाते। नहीं तो पीपल्स पार्टी को भी तो लोगों ने वोट दिया, इसके मैंडेट को आप तस्लीम करें ना। आप अपने मैंडेट को तो कह रहे हैं कि अवाम अवाम, यहाँ पे अवाम नहीं। सर जी मैं आपको यही तो कह रहा हूँ ना मेरे भाई, आप इस चीज को समझे। ये जिस हल्के में बैठे हुए, इस हल्के से पीपल्स पार्टी का 3,500 वोट था, एमएनए कैसे बन गया? उधर न्याजी साहब से जाके पूछिए तो सही, उनको खुद अभी तक यकीन नहीं है। सुबह उठ के 3 दफा कहते हैं मैं एमएनए हूँ, शीशे में देख के खुद को कहते हैं मैं 3 दफा कहते हैं। कौन से न्याजी साहब, कौन से न्याजी साहब की बात कर रहे हैं? ये जो यहाँ से जीते हैं एमएनए साहब। मैं आपको सिर्फ ये मिसाल दे रहा हूँ कि जिस तरह के आप कह रहे हैं ना, बात ये है कि आप 2 नंबर तरीके से जीत के आ सकते। मिर्जा इख्तियार बेग भी जीते, इख्तियार बेग साहब कभी कौन सी सीट जीत सकते हैं? चैलेंज करते हैं, मैं पूरी कराची में उनको कहता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत एहतराम का रिश्ता। नहीं बेग साहब बड़े पुराने लेखक, लेखारी, बिजनेस कम्युनिटी की मोतबर शख्सियत, पहले भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुके हैं यहाँ से। हमेशा कॉन्टेस्ट करते हैं, कभी जीते हैं, कभी दूसरे नंबर पे आए, कभी तीसरे नंबर पे आए, बताए ना सर। ऐसा कौन सा मौजूदा हो गया? ऐसा कौन सा मौजूदा है कि नीचे दोनों सूबाई असेंबली की सीटें पीटीआई जीत रही है और नेशनल असेंबली पीपल्स पार्टी जीत रही है? ऐसा कौन सा मौजूदा है? मुझे जरा बता दीजिए ना। तो आप देखें इस इलेक्शन का चल रहा है केस। अगर भुट्टो साहब का, हाँ वो तो केसेस ट्रिब्यूनल में है, भुट्टो साहब का 43 साल बाद आप इंसाफ कर रहे हैं ना,
तो अब वो पाकिस्तान नहीं है। यहाँ 43 महीनों बाद आपके सामने चीजें आनी शुरू हो जाएंगी कि ये जो कुछ हुआ इसको दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। चले किस्सा मुख्तसर इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। बानी पीटीआई साहब मेरे मुंह में खाक वो मर के निकल रहे हैं या कि अदालत उज़्मा उनको कहेंगी कि खान साहब बाइज्जत बरी करते जा रहे हैं सारे केसेस से? देखिए, एक तो मैं ईमान से रोज रमजान के महीने अल्हम्दुलिल्लाह रोजे पूरे जा रहे हैं और सारी चीजें, और हम आखिरी एशिया की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मेरा जाती ईमान है कि उनके ऊपर बनाए गए सारे केस बोगस है, क्योंकि मैंने सारे एफआईआर को भी देखा है और सारी चीजों को भी जानता हूँ। ठीक है, आपका प्रॉब्लम क्या है? आपसे मुराद उन इदारों का और उन लोगों का जो मुख्तदर कुव्वतें, उनका पाला हमेशा पड़ा है पॉलिटिशियंस से। तो वो पॉलिटिशियंस को कभी इधर से आर्म ट्विस्ट कर देते थे, कभी इधर से आर्म ट्विस्ट कर देते थे, कभी ये फाइल। और इस बार पाला किससे पड़ा है? क्रिकेटर से। इस दफा पाला पड़ा उनका स्पोर्ट्समैन से। और स्पोर्ट्समैन जो है ना, वो क्राइसिस में घबराता नहीं और मजबूत होकर खड़ा होता था। ये आप जैसे लोग थे। आप अपने एक प्रोग्राम की क्लिप निकालिएगा, जब कहते हैं कि क्यों गिरफ्तारी देते हो, जेल में 2 दिन भी गुजार सकते। आज 7 माह गुजार नहीं है उन्होंने। अभी शुरुआत है सर। नहीं आप अभी तो अच्छा, आगे मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री का कोई एक लीडर ऐसा बता दे जिसने 7 माह मुसलसल जेल में गुजारे। भुट्टो साहब? नहीं, भुट्टो साहब का तो जो उनको साला गैस हाउस में रखा गया था, जेल में नहीं रखा गया था। आप फैक्ट्स राइट। जुल्फिकार भुट्टो जेल में नहीं थे? नहीं, उनको रेस्ट हाउस में रखा गया था। आप उठा के देख लेना हिस्ट्री सर। और आखिरी रात भी जब उनको कहा गया, जनरल ज़िया साहब उनसे मिलने गए और जब वो दूसरी कुव्वतें उनसे बात की, भुट्टो साहब का ये क्रेडिट जरूर है कि उन्होंने डील नहीं की। जिस तरह हमारे कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब 2 दफा डील करके पतली गली से निकल गए। और एक दफा फिर आप ये जो सवाल किया, इस सवाल से आपका एक प्रोग्राम का लिंक निकालता हूं, जब आपने कहा जी जहाज तैयार खड़ा है, मेरी ज़राए ये कहते हैं कि डील हो गई है, और मैंने एक जुमला कहा था, वो क्लिप आप निकाल सकते हैं, कि मैंने कहा इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है, ना वो डील करेगा ना वो मुल्क से जाएगा, वो अपने केसेस को फेस करेगा और उनसे बाइज्जत बरी होकर निकलेगा। चले जी, उम्मीद के साथ मेरा मुशाहिदा आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।